नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक प्राचीन इतिहास में चल रहा है मौर्य काल। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। नंद वंश के बाद में मौर्य वंश की स्थापना की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य चाणक्य की सहायता से। हम इसकी जानकारी के स्रोत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शिलालेख को भी दो टाइप में पढ़ा है, लघु शिलालेख और वर्ध शिलालेख। एक हमने स्तंभ लेख की बात की थी, जिसमें वर्ध स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख की बात की थी। अब जानकारी के स्रोत की बात आगे करते हैं। अन्य जानकारी के स्रोत क्या है मौर्य काल के? जानकारी के स्रोत में हम पढ़ रहे हैं गुहा लेख। आज हम बात करेंगे गुहा लेख की। गुहा लेख से तात्पर्य है कि पर्वतों को काट करके और कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया गया है, और उनमें जो लिखे गए लेख हैं वे गुहा लेख कहलाते हैं। तो गुहा लेख जो हैं, इनकी भाषा की बात करें हम, भाषा, तो भाषा आपको ध्यान रखना है प्राकृत है। भाषा क्या है? प्राकृत है। इसकी लिपि की बात की जाए, लिपि है ब्राह्मी, लिपि ब्राह्मी है। गुहा लेख जो हैं ये आजीविक संप्रदाय को समर्पित हैं। आजीविक संप्रदाय को समर्पित। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जब मौर्य काल में गुहा लेख का निर्माण हुआ है वो किस संप्रदाय को समर्पित हैं? तो वे आजीविक संप्रदाय को समर्पित हैं। अब जैसे मौर्य काल में धर्म की हम बात करेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक संप्रदाय से जुड़े हुए शासक जो हैं ज़्यादा हैं। मेन शासकों की हम बात करें तो वे या तो जैन धर्म या बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। जैसे आपने जानकारी के स्रोत में पढ़ा है कि बौद्ध ग्रंथों से मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथों से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे गुहा लेख की हम बात करें तो गुहा लेख जो हैं वो दो शासकों के मिलते हैं। एक तो मिलता है अशोक के शासनकाल में बनी गई गुफाएं, गुहा लेख, और एक मिलता है दशरथ के शासनकाल में बनाई गई गुफाएं। अशोक ने जो जिन गुफाओं का निर्माण करवाया है वे गुफाएं हैं बाराबार की पहाड़ियाँ। बाराबार की पहाड़ियों में अशोक ने गुहा लेख का निर्माण करवाया। दशरथ ने जिन गुहा लेखों का निर्माण करवाया है वे हैं नागार्जुन की पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? नागार्जुन की पहाड़ियाँ। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुहा लेख बनवाए हैं। अब अशोक ने कौन कौन से गुहा लेख बनाए हैं बाराबार की पहाड़ियों में, उनमें हम बात करें तो विश्व झोंपड़ी, सुदामा और कर्ण चौपार। विश्व झोंपड़ी, सुदामा और कर्ण चौपार, इन तीन गुफाओं का निर्माण जो है वो बाराबार की पहाड़ियों में अशोक ने करवाया है। दशरथ के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में जिन गुहा लेख का निर्माण करवाया गया उनके नाम हैं गोपी, लोमहर्ष या लोमर्षि और बर्थिका। बर्थिका को वदिका भी कहा गया है, वदिका। तो ये वो गुहा लेख हैं जो हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं, जिसमें इनकी भाषा पूछे तो प्राकृत है। मौर्य काल की राजकीय भाषा क्या है? प्राकृत है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या है? संस्कृत है। गुहा लेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है और आजीविक संप्रदाय को समर्पित है। अशोक ने बाराबार की पहाड़ियों में विश्व झोंपड़ी, सुदामा और कर्णचौपार का निर्माण करवाया। दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों में गोपी, लोमर्ष या लोमऋषि और बर्धिका या वदिका पहाड़ियों गुफाओं का निर्माण करवाया है। अब देखिए मौर्यकालीन शासकों के धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए तथ्य पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में शासकों की बात करें तो हम पढ़ेंगे बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में अशोक। अशोक का उत्तराधिकारी बना था कुणाल। कुणाल के बाद में जो शासक रहा मौर्य काल का वो है दशरथ। दशरथ के बाद में संपर्ति, और संपर्ति के बाद में बृहदर्थ। अगला जो शासक है बृहदर्थ, ये मौर्यकालीन शासक हैं। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे पहले हम बार बार पढ़ रहे हैं, सभी को इस तरीके से पढ़ रहे हैं टॉपिक को कि आने वाले क्वेश्चन आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल सभी को याद है, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार के शासनकाल की हम बात करें तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। अशोक के शासनकाल की बात करें तो इसका राज तिलक हुआ था 269 ईसा पूर्व से, और 234 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन चला है। इस तरीके से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल का शासन चला है। और इसमें सबसे अंतिम शासक की बात करें कि मौर्य काल का सबसे अंतिम शासक का नाम बताइए, तो वो है बृहदर्थ। बृहदर्थ जो है ये मौर्य काल का अंतिम शासक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य से पहले यहाँ पे मगध पे नंद वंश का साम्राज्य था, और नंद वंश का शासक कौन था? गणानंद था। गणानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की कौटिल्य की सहायता से। अब कुछ बातें हम यहाँ से और चंद्रगुप्त मौर्य से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। धर्म की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। किस धर्म से? जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। और इसने जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी, यहाँ के जो क्वेश्चन बनते हैं दीक्षा, तो जैन धर्म की दीक्षा इसने भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से। भद्रबाहु ने भी एक प्रसिद्ध रचना की है जिसका नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। जैन धर्म जो है वो आगे दो भागों में बट गया था। एक भद्रबाहु के अनुयायी जो थे और एक स्थूलभद्र के अनुयायी थे, श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाए थे। तो भद्रबाहु से दीक्षा ली चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये चला गया श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। कहाँ चला गया? श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। और वहाँ पर जिस पहाड़ी पे ये रहा उसका नाम है चंद्रगिरी पहाड़ी। चंद्रगिरी पहाड़ी पर इसने अपना अंतिम समय बिताया था, और लास्ट में इसने सलेंखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। सलेंखना विधि जैनियों की एक विधि होती है जिसमें जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आगे और जीना नहीं चाहते, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे अन्न और जल छोड़ देते हैं। वह विधि क्या कहलाती है? सलेंखना या सिंथारा विधि कहलाती है, जिसे प्राण त्यागा जाता है। सिंथारा या सलेंखना विधि से इसने प्राण त्याग दिए थे। तो इसकी मृत्यु जो है वो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? चंद्रगिरी पहाड़ी, श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। तो इनका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। ये सारे क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड बनते हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करें बिंदुसार की। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये आजीविक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। किससे? आजीविक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। बिंदुसार किससे जुड़ा है? आजीविक संप्रदाय से। बात अशोक की करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। आपने पढ़ा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, और उस कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय इतना चेंज हो गया कि उसने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की, और सारा अपना जीवन जो था वो मानव के कल्याण में लगा दिया, जीव जंतुओं के कल्याण में लगा दिया।
और इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा इसने किससे ली थी? उपगुप्त से। उपगुप्त नामक व्यक्ति से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद में दशरथ जो है इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है, ये ध्यान रखना है। दशरथ जो आपने पढ़ा है कि एक तरह से बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। उसी तरह से नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कौन करवाता है? दशरथ करवाता है। संप्रति जो है इसका संबंध हमें मिलता है जैन होने का, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। इसके बाद में जैसे आपने पढ़ा है कि नंद वंश में गणानंद ने कौटिल्य का अपमान किया था, उसके बाल पकड़ करके खींच लिए थे और बाल खुल गए थे। उसने एक प्रतिज्ञा की थी, बालों को बोला जाता शिखा। उसने कहा जब ये शिखा वापस बांधूंगा, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण जो थे वो अपने लंबे बाल रखते थे, केस को कटवाते नहीं थे। तो इसलिए उसने प्रतिज्ञा की कि नंद वंश का विनाश करने के बाद ही मैं अपने शिखा दोबारा बांधूंगा। इसके बाद में हमें जानकारी मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है उससे कहानी मिलती है और एक जैन ग्रंथ से कहानी मिलती है। जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट पर्वन नाम है, परिशिष्ट पर्वन, और बौद्ध ग्रंथ जो है उस महाबोधि वंश, जिससे हमें कुछ कहानियाँ मिलती हैं। तो यहाँ से जैन ग्रंथ जो है, यहाँ से खेल की कहानी मिलती है, खेल की कहानी, जिस खेल का नाम है राजकीलम। क्या नाम है? राजकीलम नाम है। अब आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये बच्चों के साथ में एक खेल खेल रहा था और ये खुद शासक बना हुआ था और नेतृत्व कर रहा था उन बच्चों का, और ये किस खेल का नाम था? राजकीलम। कुछ एग्जाम में शिक्षक भर्तियों में आजकल इस खेल का नाम पूछ लेते हैं, जिसकी जानकारी हमें परिशिष्ट पर्वन से मिलती है। उस खेल का नाम क्या है? राजकीलम खेल है। राजकीलम खेल है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बच्चा है, राजकीलम खेल खेल रहा था और कौटिल्य ने इनको खेलते हुए देखा। तो ऐसा कहा गया कि 1000 जो उस समय की मुद्राएं दे करके और चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने खरीद लिया और अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गया। वहाँ पे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी इसे और बड़ा किया, इसका पालन पोषण किया, इसकी पढ़ाई पूरी की, सब प्रकार के गुणों से इसे इस तरीके से कि एक राजा में होने चाहिए उस तरीके से इसकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करवाई गई। अब यहाँ पे एक हमें जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ से, महाबोधि वंश। इसमें क्या होता है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पहले आक्रमण करता है नंद वंश पे, लेकिन उस युद्ध में वो हार जाता है। उस युद्ध में हार जाता है। तो हारने के बाद में कौटिल्य जा रहा है और उसने सड़क के किनारे एक घटना को देखा है, और उस घटना में क्या होता है? एक बच्चा है और उस बच्चे की माँ उसको खाना दे रही है। तो वो बच्चा रोटी खा रहा है और रोटी को बीच बीच में से इस तरीके से खा लेता है, रोटी की बाउंड्री छोड़ देता है। तो ऐसा करने के बाद में उसकी माँ कहती है उस बच्चे को कि आपने तो रोटी को उस तरीके से खाया है जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की राजधानी पर आक्रमण किया है। रोटी को ऐसे खाया जाता है इधर से। इसी तरीके से कौटिल्य ने यहाँ से एक शिक्षा प्राप्त की कि हमें साम्राज्य का जो छोर होता है, किनारा होता है, उधर से आक्रमण करना चाहिए। राजधानी स्ट्रोंग होती है, पावरफुल होती है, वहाँ पे जीतना मुश्किल है। इसलिए नंद वंश का जो साम्राज्य था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है आजकल कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का कौन सा क्षेत्र सबसे पहले विजय प्राप्त की थी? तो सबसे पहले उसने नंद साम्राज्य, जहाँ पे मगध पे नंद वंश का जो साम्राज्य था उस पे उत्तर पश्चिमी मगध का कौन सा हिस्सा जीता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है। तो ये यहाँ पे हमें इनसे मौर्य वंश के नामांकन की बात करें हम तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें मौर्य वंश को शासकों को शूद्र कहा गया है। जैसा आपने विशाखा दत्त का
मुद्रा राक्षस पढ़ा है। मुद्रा राक्षस एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल का बताया है। वृषल निम्न कुल का बताया है। निम्न कुल का बताया किसमें? मुद्रा राक्षस में। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में इन्हें क्षत्रिय वंश का बताया गया है। आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यकालीन शासकों को बौद्ध साहित्य या जैन साहित्यों में किस वंश का बताया, तो क्षत्रिय वंश का बताया गया है। एक आपने अभिलेख पढ़ा था रामपुरवा अभिलेख जो है, इस पे मोर का चित्र मिला है। मोर का चित्र, उस मोर के चित्र के कारण चंद्रगुप्त इस वंश का नाम जो है मौर्य वंश पड़ा है। इस वंश का नाम क्या पड़ा? मौर्य वंश पड़ा। इसके अलावा सेंड्रोकोट्स कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रेबो ने। किसने? स्ट्रेबो ने। और ये जानकारी सबसे पहले किसने प्राप्त की थी? विलियम जोन्स ने सबसे पहले जानकारी प्राप्त की थी। एक आपको ध्यान रखना है एंड्रोकोट्स कहा है एपियानस ने। एक एक नाम याद रखने हैं आपको। सेंड्रोकोट्स पूछे तो स्ट्रेबो ने, और सेंड्रोकोट्स जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये जानकारी किसने सबसे पहले प्राप्त की? विलियम जोन्स ने। एंड्रोकोट्स कहा है एपियानस ने। एक एंड्रोकोप्टस कहा है निरियाकस ने। ये तीन नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंड्रोकोट्स, स्ट्रेबो, एंड्रोकोट्स, एपियानस और एंड्रोकोप्टस निरियाकस द्वारा कहा गया है। मौर्य वंश का प्रभाव ज़्यादा क्यों रहा है? तो प्रभाव में कारण है कि यहाँ पे एक तो प्राचीन नगर है पाटलिपुत्र नगर जो है ये किस नदियों के संगम पे है? गंगा व सोन नदी के संगम पे है। एक यहाँ पे वन है। वन यहाँ पे दो प्रकार के हैं। एक यहाँ पे वन है जिसके दो प्रकार हैं। एक तो है हस्ती वन और एक है दर्वे वन। हस्ती वन वो है जहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हाथी हैं जिस वन में। दर्वे वन उन वनों को कहा गया है जिसमें खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ पे मगध पे अधिकार कर लेता है तो उसके बाद में ये जो हस्ती वन है यहाँ पे जंगलों को साफ कराया गया। हाथी जो हैं एक तरह से उनका व्यापार किया गया। जैसा आप पढ़ते हैं 305 ईसा पूर्व में आपने पहले पढ़ लिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य व यूनानी शासक के मध्य युद्ध होता है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर के साथ में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। जीतने के बाद में संधि हुई। संधि के तहत 4 प्रांत जो अपने थे वो सेल्यूकस निकेटर ने किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। अपनी पुत्री हेलन या कार्नेलिया का विवाह किया किसके साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और ऐसा कहा जाता है कि एपियानस ने ऐसा कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो हैं वो दिए हैं किसको? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए हैं। प्लूटार्क के अनुसार। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। प्लूटार्क ने ऐसा कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो हैं वो सेल्यूकस निकेटर को समझौते के तहत दिए थे। तो ये मगध
का जो क्षेत्र है काफ़ी समृद्धशाली क्षेत्र है। यहाँ पे द्रव्यमान खनिज काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। तो इस तरीके से आय जो है, आर्थिक विकास जो है वो बहुत ज़्यादा है मगध साम्राज्य का। इस कारण मौर्य साम्राज्य ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, अन्य वंशों की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अच्छी थी और यहाँ का शासन काल जो था उसमें एक राजा के गुण कौटिल्य के द्वारा विकसित किए गए थे। तो ये हमने चंद्रगुप्त मौर्य तक के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं पेपर से रिलेटेड उनकी बातें की हैं। धन्यवाद।